हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ पे बताया था कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की प्रोसेस को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि लिपिड कहाँ आता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ आता है, कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्यों आता है ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है। हम वहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड भी किया था कि लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड एक स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, या लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते। तो चलिए लिपिड्स के बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो जो लिपिड्स है इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वो है फैटी एसिड्स। दीज आर द फैटी एसिड्स। ओके, तो लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए फैटी एसिड क्या है, अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन with one कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट एंड। मतलब एक हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पे होना चाहिए, मस्ट है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड। तो मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन चेन बना दिया हमने, दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड। यहाँ पे CH3 है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 इस तरीके से। तो फैटी एसिड को हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, अ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड। अब सपोज करिए कि इस चेन को ये हमने R नाम दे दिया, ठीक, चेन को हमने R कह दिया। तो R क्या क्या हो सकता है, R क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे R सबसे सिंपल हो सकता है CH3 मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या इथाइल ग्रुप हो सकता है, या फिर R CH2 का एक, या हम इसको कह सकते हैं इट कैन बी हायर नंबर ऑफ CH2 विद वन कार्बन टू 19 कार्बन। मतलब मेरी बात ध्यान से समझना है आपको कि R क्या क्या हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और CH2 के हायर नंबर कितने, CH2 कितना हो सकता है, एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकता है। तो चलिए इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए R को हमने CH3 से डिनोट कर दिया, तो सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सिंपलेस्ट फैटी एसिड क्या होगा, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। ओके, तो R क्या क्या हो सकता है ये हमने देखा, ये आपके NCERT की डेफिनेशन है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़, आप इसको समझते चलिएगा। हमने अभी आपको बताया कि फैटी एसिड क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन विद वन कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब फैटी एसिड में हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। तो हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट दोनों या
हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट दोनों हो। अच्छा, क्या आप थोड़ा सा याद करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था एमिनो एसिड्स के बारे में। एमिनो एसिड्स हमने बताया था, एमिनो एसिड एसिडिक पीएच पे बेस की तरह काम करता है और बेसिक पीएच पे एसिड की तरह काम करता है। मतलब एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक पीएच पे बेस की तरह और बेसिक पीएच पे एसिड की तरह काम करता है। मतलब एमिनो एसिड एक कैसा मॉलिक्यूल है, दैट इज द एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, या एम्फोलाइट्स कह सकते हैं आप इसको सिंपली, एम्फोलाइट्स या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल के पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी है तो इसको हम एम्फोलाइट या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो फैटी एसिड कैसा है, एम्फीपैथिक है, क्योंकि फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन विद 1 कार्बोक्सिल एट द एंड। मतलब हाइड्रोकार्बन चेन एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं फैटी एसिड कैसे मॉलिक्यूल हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, राइट। तो चलिए, तो हमने देखा फैट या लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, फैटी एसिड होता है। एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत है वहाँ पे, उन्होंने लिखा है कि अनदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड इज़ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल, हालांकि मैं ग्लिसरॉल के बारे में डिस्कस कर दे रही हूँ, लेकिन ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि दिस इज़ ऑल मतलब क्या हो गया, ये एल्कोहल है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल क्या है, चलिए ग्लिसरॉल को देख लेते हैं हम लोग। CH2OH CH2OH, ये है ग्लिसरॉल का फार्मूला। हालांकि ग्लिसरॉल एक लिपिड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ एक्चुअली नॉट द लिपिड बट इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिपिड। जब हम लोग फैट या लिपिड पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे ग्लिसरॉल का क्या यूज़ है। तो ग्लिसरॉल क्या है, ये फार्मूला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 to 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज़ द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, गुड। अब आइए हम लोग देखते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। तो हमने अभी देखा था कि फैटी एसिड का डिफिनीशन पढ़ा था और फैटी एसिड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है, 1 कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। फैटी एसिड एक हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप समझिएगा, हमने बताया कि फैटी एसिड क्या है, तो हमने अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन चेन विद 1 कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज RCOOH, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CH2NCOOH, ठीक है, एक सिंपल समझने के लिए लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड एक ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसको हम लिखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या इसको हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है विदाउट डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो CH2 का कार्बन है, या हम कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो फैटी एसिड है वो नहीं पाया जाता है। अब आप देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होगा अगर केवल ओनली 1 डबल बॉन्ड है, केवल एक डबल बॉन्ड है, या मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अगर केवल एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड। इसमें 16 कार्बन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कार्बन के नंबर को काउंट करते हैं तो वहाँ पे हम कार्बोक्सिल कार्बन को भी काउंट करते हैं।
जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन है उसको भी लेके बताते हैं। तो पामेटिक एसिड में अगर 16 कार्बन है तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्या पामेटिक एसिड लिखा जा सकता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 14 COOH, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया था कि इस फैटी एसिड को हम लोग इस तरीके से लिखा जा सकता है CH3, क्योंकि R हाइड्रोकार्बन चेन थी CH2 and COOH। तो हमें पता है कि पामेटिक एसिड में अगर 16 कार्बन है तो 16 कार्बन में एक हो गया, 14 हो गया है, और ये COOH का एक कार्बन हो गया। दूसरा है एरेकिडिक एसिड। अब देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे 20 कार्बन है लेकिन आपके एनसीईआरटी में आर्किडिनिक एसिड दिया हुआ है। तो आर्किडिनिक एसिड भी हम लोग पढ़ेंगे। आर्किडिनिक एसिड में भी 20 कार्बन है, एरेकिडिक एसिड में भी 20 कार्बन है। दोनों में फ़र्क ये है कि एरेकिडिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन है, जबकि आर्किडिनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन है। मतलब दोनों में कार्बन के नंबर सेम है, केवल बॉन्ड का डिफरेंस है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो चलिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड हमें समझ में आया, पामेटिक एसिड और एरेकिडिक एसिड। इसी तरीके से जब हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जाम्पल हैं, चलिए हम एक ही एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, पामिटोलेइक एसिड, पामिटोलेइक एसिड, पामिटोलेइक एसिड। यहाँ पे भी 16 कार्बन है, सब कुछ वही होगा, बस एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो अगर हम इसको एलेबरेट करके लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए इसको, ये कितना हो गया? C16, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए C16, H कितना हो गया? 28, 29, 32 और O2। अब बताइए, अगर मुझे पामिटोलेइक एसिड लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? C16H30 O2, बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग देखते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 3 होते हैं। एक है लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ठीक है। दूसरा है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और तीसरा है आर्किडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड या आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। अब 3 ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए, इसमें 18 कार्बन है, इसमें भी 18 कार्बन है, इसमें 20 कार्बन है। हालांकि हमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, बस थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड। 18 कार्बन है लिनोलेनिक में, 3 डबल बॉन्ड। आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन है, 4 डबल बॉन्ड। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें जितना पढ़ना है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, अब हमें फिर से एक बात समझिए, फिर से देख लेते हैं इसको। फैटी एसिड 2 तरीके का है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक है तो इसको हम मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे, और 2 है या सॉरी 1 से ज़्यादा है तो इसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं इसको रब कर रही हूँ। जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, प्यूफा, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, और हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता इसलिए इसको हम एसेंशियल फैट्स भी कहते हैं। इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो ये है फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें बात समझ में आ गई फैटी एसिड क्या है। आगे हम लोग देखते हैं लिपिड्स के टाइप। तो देखिए, लिपिड्स के टाइप देखेंगे हम लोग। चलिए, टाइप्स ऑफ लिपिड्स।
लिपिड्स के जो हैं टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। लिपिड 3 तरीके का होता है। देखिए एनसीईआरटी में बस डायरेक्ट दे दिया है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, रटना ना पड़े, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्या है, सिंपल लिपिड। दूसरा है कंपाउंड लिपिड। और तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड अगेन 2 तरीके के होते हैं। पहला है ग्लिसराइड्स और दूसरा है वैक्सेस। ग्लिसराइड्स और वैक्सेस आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कंपाउंड लिपिड्स फिर से 2 तरीके का होता है, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स भी 2 तरीके का होता है, स्टेरॉइड्स और दूसरा क्या है, टर्पीन्स। ठीक है, हम लोगों को देखिए ग्लिसराइड्स डिस्कस करना है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड थोड़ा थोड़ा, बाकी ये सब चीज़ें हमें डिस्कस नहीं करनी। जैसे मैं बात करूँ वैक्सेस की, तो वैक्सेस जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे हमारे ईयर वैक्स क्या है, सेरुमेन। जो हमारे टिम्पैनम में होता है या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में पाया जाता है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो वैक्सेस हैं, सेरुमेन हो गया, बी वैक्स है, हनी बी वैक्स, ठीक है ना, बी वैक्स है, ये सब क्या है, सिंपल लिपिड है। बी वैक्स क्या कहाँ से सिक्रीट होता है, वर्कर बी से। प्लांट्स में भी वैक्सेस होते हैं। तो इस तरीके से वैक्सेस हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस हमें जानते रहना है। हमें ग्लिसराइड्स दिखेंगे, फॉस्फोलिपिड कहाँ होता है, ग्लाइकोलिपिड कहाँ होता है। स्टेरॉइड के बारे में थोड़ा सा यहीं पे हम बता दे रहे हैं, जैसे कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स, और अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कुछ स्टेरॉइड है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। टर्पीन्स भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे टर्पीन्स हैं, ये आइसोप्रीन यूनिट के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आप आगे चल के फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कैरोटेनॉइड्स, ठीक है ना, कैरोटेनॉइड्स, ये सारे एग्जाम्पल। इसके अलावा नेचुरल रबर, ये सब क्या होते हैं, टर्पीन्स होते हैं। तो हमें ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है, केवल और केवल ग्लिसराइड्स पढ़ना है, फॉस्फोलिपिड पढ़ना है और ग्लाइकोलिपिड पढ़ना है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं ग्लिसराइड्स से, ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्लिसराइड्स क्या है। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, दीज आर, मेरी बात ध्यान से सुनना है एकदम, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। कहने का मतलब है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में क्या होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसराइड कहते हैं। हमें फैटी एसिड का भी फार्मूला पता है, हमें ग्लिसरॉल का भी फार्मूला पता है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, दीज आर द, या सिंपली आप ऐसे पढ़िए, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। चलिए 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के क्या हैं, एक है मोनोग्लिसराइड, दूसरा है डाईग्लिसराइड और तीसरा है ट्राईग्लिसराइड। समझिएगा, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। तो मोनो, चलिए मैं लिख भी दे रही हूँ, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड एंड ट्राईग्लिसराइड। अब आप देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा कि मोनोग्लिसराइड मतलब यहाँ पे 1 ग्लिसरॉल है, सिंपल। डाईग्लिसराइड मतलब 2 ग्लिसरॉल है, नहीं। डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड में 2 या 3 ग्लिसरॉल नहीं है। ग्लिसरॉल का नंबर हमेशा तीनों में केवल एक ही होगा, जो वेरी करेगा वो होगा फैटी एसिड का नंबर, ठीक है। तो चलिए देखिए, ग्लिसराइड क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, CH2OH, CHOH और क्या है, CH2OH। ओके, अब हमने यहाँ पे
जोड़ देना है फैटी एसिड को। तो फैटी एसिड अभी अभी हमने बताया था हाइड्रोकार्बन चेन 1 कार्बोक्सिल एट द एंड। तो सपोज करिए कि 1 कार्बोक्सिल इस तरीके से हमने लिख दिया, देखिए 1 कार्बोक्सिल एट द एंड, और ये हो गया हाइड्रोकार्बन चेन, मान लीजिए ये पहला फैटी एसिड है। एक और फैटी एसिड बना दिया हमने यहीं पे, हाइड्रोकार्बन चेन 1 कार्बोक्सिल एट द एंड, हाइड्रोकार्बन चेन, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 मतलब एट द एंड फैटी एसिड। तो 3 फैटी एसिड हमने बना दिया, लेकिन ग्लिसरॉल क्या है, केवल एक ही है। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल। जब 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। बॉन्ड कौन सा बनने जा रहा है, CH2OC मतलब एस्टर बॉन्ड, CH2OC मतलब एस्टर बॉन्ड आप बना लेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये जो बनेगा वो होगा ट्राईग्लिसराइड्स, और इसी को हम लोग एक और चीज़ कह सकते हैं, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, मतलब 3 फैटी एसिड होगा, एक ग्लिसरॉल होगा, तो उसको हम ट्राईग्लिसराइड। एक ही फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड। तो यहाँ पे एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड, कितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, 2। कितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, कितने बनेंगे यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। ठीक है, इसी को ट्राईग्लिसराइड को हम लोग कहते हैं नेचुरल फैट। यही क्या है, नेचुरल फैट या सिंपल फैट या न्यूट्रल फैट। ट्राईग्लिसराइड इज द नेचुरल फैट, सिंपल फैट या न्यूट्रल फैट। ओके, तो अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखना, जो ये डाईग्लिसराइड है, डाईग्लिसराइड मतलब देखिए यहाँ पे डाईग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड है, तो ये पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बहुत ही ध्यान से भी समझना, ये कहाँ होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होंगे। तो देखिए मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड क्या है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। चलिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक मोनोग्लिसराइड को तोड़ना है, एक मोनोग्लिसराइड, तो सिंपल सा, अगर आपको मोनोग्लिसराइड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि मोनोग्लिसराइड या ग्लिसराइड का बनना कैसी प्रोसेस है, कंडेंसेशन की प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है, वाटर बाहर निकला है। तो इनको तोड़ने के लिए अगेन हमें अगर इस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ना होगा तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपको ट्राईग्लिसराइड को तोड़ना है तो कितने हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, लेकिन कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, 3। डाईग्लिसराइड को तोड़ना है तो 2, और मोनोग्लिसराइड को तोड़ना है तो 1। ठीक है, तो बताइए मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको ट्राईग्लिसराइड को तोड़ना है, मान लीजिए ट्राईग्लिसराइड है, तो आप कौन सा एंजाइम लगाएंगे, एस्टरेज, क्योंकि एस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। तो आप एंजाइम कौन लगाते हैं यहाँ पे, एस्टरेजेस। एस्टरेजेस कैसे काम करता है, एस्टरेजेस करता क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यहाँ पे होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तभी जाके ये एस्टरेज काम करेगा। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना है। तो अगर कोई एंजाइम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाता है तो उस एंजाइम को हम लोग एंजाइम के किस क्लास में रखते हैं, हाइड्रोलेजेस में। आप आगे जब एंजाइम के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एंजाइम 6 क्लास में पाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्लास होता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस का मतलब ये होता है ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाते हैं। आप जैसे प्रोटीन तोड़ोगे तो भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ोगे तो वहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस होता है। कहने का मतलब पेप्टाइड्स, जो पेप्टिडेज एंजाइम होते हैं वो भी हाइड्रोलेजेस होते हैं, जो एस्टरेज एंजाइम है वो भी हाइड्रोलेजेस है। तो इस तरीके से ये क्या है, दिस इज द ग्लिसराइड्स। हमें ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड्स
अब देखिए फास्फोलिपिड्स क्या है, ये भी यहाँ पे होता क्या है, एक ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, ठीक है, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड प्लस फास्फोरस, ठीक है, प्लस फास्फोरस प्लस फास्फोराइलेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल। देखिए फास्फोलिपिड क्या है, ट्राइग्लिसराइड में अभी एक ग्लिसरॉल था, 3 फैटी एसिड था, ठीक है ना, वहीं पे एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फोरस, तो इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड है क्या, फास्फोलिपिड इज अ डाईग्लिसराइड। फास्फोलिपिड क्या है, डाईग्लिसराइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आप इस तरीके से लिपिड देखते हैं ना, लिपिड बाइलेयर, जब आप फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पढ़ते हैं तो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या है, हेड है, और ये क्या दिखता है आपको, ये जो चेन है वो फैटी एसिड है। कितनी फैटी एसिड है, 2। हेड में क्या होता है, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया हेड, और ये क्या है, टेल है, ये हेड है और ये टेल है। हेड में क्या क्या होता है, हेड में ग्लिसरॉल होता है, और किसका बना होता है, फास्फेट का बना होता है। इसलिए हेड कैसी होती है, पोलर होती है। हेड कैसा होता है, पोलर। टेल किसका बना हुआ है, 2 फैटी एसिड का बना हुआ है, इसलिए टेल कैसा है, नॉन पोलर। टेल कैसा है, नॉन पोलर। तो हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड कैसा है, एम्फीपैथिक है। फास्फोलिपिड का नेचर कैसा है, एम्फीपैथिक। किसकी वजह से, हमने अभी आपको बताया। अच्छा, आप हेड और टेल क्यों, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर क्यों होती है, क्योंकि आप देखिए ये सेल है, सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर भी क्या है, वाटर है, और सेल के अंदर भी क्या है, वाटर है, ठीक है। इसी लेयर को, इसको हम लोग थोड़ा सा एलेबरेट करके देखेंगे तो यही इस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मतलब ये बाहर है और ये कहाँ पे है, अंदर है। तो क्योंकि बाहर और अंदर दोनों जगह वाटर है, तो वाटर के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट रह सकता है, पोलर पार्ट। ये चेन तो हाइड्रोकार्बन चेन तो रहेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन कैसा है, ये फैटी एसिड चेन कैसा है, फैटी एसिड चेन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर आप देखेंगे, पोलर दोनों तरफ जो पोलर पार्ट है वो वाटर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या है, फैटी एसिड चेन है। तो इस तरीके से जो फॉस्फोलिपिड है वो डाइग्लिसराइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, एम्फीपैथिक है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लेसिथिन। तो फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो लेसिथिन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लेसिथिन क्या है, एक फास्फोलिपिड है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि जो ये फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको इस तरीके का फैटी एसिड कभी देखने को मिलेगा, और कभी फैटी एसिड कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो फैटी एसिड कभी ऐसे बेंडिंग टाइप से देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ऐसे देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फैटी एसिड है, यहाँ पे जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विद डबल बॉन्ड, इसलिए किंक प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या है, किंक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कहाँ पे सैचुरेटेड, कहाँ के एनिमल के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, कहाँ पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए। देखिए, जो पोलर एनिमल्स होते हैं, पोलर एनिमल्स का मतलब पोलर एरिया कहाँ है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है,
बहुत ही कोल्ड एरिया है। तो कोल्ड एरिया में क्या होगा कि वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्रीज ना कर जाए, जम ना जाए। इसके लिए इस लिपिड के मॉलिक्यूल को दूर दूर रखते हैं। और दूर दूर रखने का मतलब क्या है कि मतलब ये फ्रीज ना होने पाए। और दूर कैसे रखा जा सकता है, इनमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड होगा, किंग्स होगा, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगी। तो पोलर एरिया में ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीज होने का डर होता है, जमने का डर होता है, वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जबकि जो बहुत ही हॉट एरिया वाले एनिमल होते हैं, ठीक है, जैसे डेजर्ट हो गया, तो डेजर्ट में क्या होगा, वहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वहाँ के एनिमल्स की, वो मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट ना हो जाए इसकी वजह से मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जकड़ के रखना है। एक दूसरे से जकड़ के रखना है, वो कैसे हो पाएगा, दैट इज़ द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बियर है, एक पोलर बियर है और एक डेजर्ट बियर है, एक पोलर बियर है और एक डेजर्ट बियर है, दोनों में अंतर क्या होगा, आप बता सकते हो? बहुत सारे अंतर हैं जब आप एलेंस रूल और बर्जमैन्स रूल पढ़ेंगे, लेकिन एक ये भी है कि किसमें फैटी एसिड में किसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, किसमें अनसैचुरेटेड। क्योंकि पोलर जो एरिया के एनिमल हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से फ्रीज होने से बचाने के लिए मॉलिक्यूल को दूर दूर रखना है, इसलिए वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और डेजर्ट बियर में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो ये रहा फास्फोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है, बस आपको समझ लेना है। ग्लाइकोलिपिड, एक ग्लाइकोलिपिड है, इसका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, अब आप समझिएगा स्फिंगोमाइलिन कहाँ पाया जाते हैं, प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया हुआ है फैट, जो लिपिड्स का सबसे लास्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ सम कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू। तो यही होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स लिपिड हैं जो नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। अब आप देखिए कहाँ पे होता है ये, इन माइलिन शीथ। अब आपको पता है कि हमारे न्यूरॉन्स दो तरीके के होते हैं। मैंने एक न्यूरॉन बनाया यहाँ पे, देखिए एक न्यूरॉन है माइलिनेटेड, दैट इज कवर्ड विद द माइलिन शीथ, और दूसरा क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड। ये हमारा न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, एक्सॉन दो तरीके की हो सकती हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और माइलिन शीथ कंटिन्यू नहीं होती है। क्यों कंटिन्यू नहीं होती अभी हम बताएंगे। जहाँ पे माइलिन शीथ ब्रेक होती है उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, क्यों ब्रेक होती है। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में किस में कंडक्शन फास्ट होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस में फास्ट होता है, माइलिनेटेड में। क्यों, बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो वहाँ पे माइलिन शीथ में लिपिड पाया जाता है। ये लिपिड की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, लिपिड की। और लिपिड की बनी होने की वजह से ये चार्ज को ये इसको क्या करता है, इंसुलेट करता है, ठीक है, ये इसको इंसुलेट करता है। और चार्ज एक नोड से दूसरे नोड जंप करके, मतलब इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करके जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता, ये लिपिड है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है, क्योंकि माइलिन शीथ लिपिड की बनी होती है। और इस टाइप के कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज साल्टेटरी कंडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड। अब लिपिड में हमने स्टार्टिंग में जो भी आपको बताया, हाँ, आपकी बुक में लिपिड का, फास्फोलिपिड का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल का एक डायग्राम दिया है वो भी देख लीजिएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये थे। कम टू द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं?
लिपिड, हम लोगों ने अभी लिपिड देखा। लिपिड में सिंपली ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड हैं। फैटी एसिड 2 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कहाँ डबल बॉन्ड होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। पामिटिक एसिड में 20 कार्बन है, आर्किडेनिक एसिड में पामिटिक एसिड में 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, आर्किडेनिक एसिड में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना होगा। फिर ग्लिसराइड्स क्या हैं, ओके, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। प्रोटीन्स, चलिए मुझे बताइए क्या है, दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। कहाँ पे आते हैं ये, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। या एसिड इनसॉल्युबल पैलेट लिखा हुआ है, आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपकी बुक में पूल लिखा रहे कुछ भी, मैक्रोमोलिक्यूल। इसके अलावा ये क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है। प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर, इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। अभी हम लोग समझेंगे हेट्रोपॉलीमर क्यों कहते हैं इसको, इट इज़ अ हेट्रोपॉलीमर। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि विजिबिलिटी सही रहे। तो देखिए, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, देखिए होमोपॉलीमर का मतलब हम पहले समझ लेते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब ये है कि कोई भी पॉलीमर जो सेम यूनिट जिसमें रिपीट हो, सेम यूनिट रिपीट हो। मतलब मान लीजिए अगर ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और ग्लाइसिन से ही सारी की सारी प्रोटीन बनी है तो उसको हम होमोपॉलीमर कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोटीन्स में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो होमोपॉलीमर का मतलब है पॉलीमर ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर। लेकिन प्रोटीन्स कैसा है, हेट्रोपॉलीमर। पॉइंट टू बी नोटेड, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, अमीनो एसिड का पॉलीमर है और ये हेट्रोपॉलीमर है। अब आप देखेंगे क्योंकि ये अमीनो एसिड के पॉलीमर है तो ये अमीनो एसिड से बने होंगे। कैसे बनते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, कैसे बनते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन्स कैसे बनेगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी हमने बताया था कि अमीनो एसिड क्या होगा, याद करिए पहले लेक्चर में हमने बताया था, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 अमाइनो ग्रुप, 1 R एंड 1 H। तो ये हो गया एक अमाइनो एसिड। फिर से एक अमाइनो एसिड लिख देते हैं हम लोग, R1। फिर से एक अमाइनो एसिड लिख देते हैं हम लोग, मतलब अमाइनो एसिड लिखते जाएंगे R2, ठीक है। अब देखिए ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है, अमाइनो एसिड सेकेंड है, अमाइनो एसिड थर्ड है। होगा क्या, पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल एंड दूसरे नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो एंड के कांटेक्ट में आएगा। कौन सी प्रोसेस होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, CONH बॉन्ड। बॉन्ड क्या बन गया, CONH बॉन्ड। CONH बॉन्ड बना दोनों के बीच में और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। एक और कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, इसी तरीके से सो ऑन, तो हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। कौन सी प्रोसेस, पेप्टाइड बॉन्ड का बनना कौन सी प्रोसेस है, याद रखना आप, पेप्टाइड बॉन्ड का बनना कौन सी प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो क्या प्रोसेस कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। सिंपल है। तो देखिए अगर 2 अमाइनो एसिड है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, एक पेप्टाइड बॉन्ड। 3 अमाइनो एसिड है तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। अगर 100 अमाइनो एसिड है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 99। बशर्ते वो प्रोटीन लीनियर होनी चाहिए। अगर प्रोटीन सर्कुलर है तो 100 अमाइनो एसिड है तो 100 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। आप देख सकते हैं जैसे 4 अमाइनो एसिड है
1 2 3 4, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं? तीन पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अगर यही प्रोटीन लीनियर बना दूं मैं, 4 ही अमाइनो एसिड है, लेकिन सॉरी सर्कुलर अमाइनो प्रोटीन है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए? 4। तो पेप्टाइड बॉन्ड इन जनरल अगर प्रोटीन लीनियर है तो कितने होंगे? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड -1। ठीक है। अब आप देखिए, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो इसको हम सिंपल कहेंगे, जितनी अमाइनो एसिड है इसको हम कहेंगे डाईपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड है तो इसको हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड। 4 अमाइनो एसिड है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो एसिड। 4 अमाइनो एसिड है तो इसको हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। 10 है तो डेकापेप्टाइड। 50 अमाइनो एसिड तक इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। 50 अमाइनो एसिड से ज़्यादा जब जाएगा तो हम उसको प्रोटीन्स कहने लग जाएंगे। तो प्रोटीन्स क्या हैं? दीज आर द चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, CONH बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो CONH बॉन्ड का बनना या प्रोटीन्स का बनना या पेप्टाइड बॉन्ड का बनना कैसी प्रोसेस है? कंडेंसेशन प्रोसेस है या डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रोटीन्स को आपको तोड़ना है, मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? CONH बॉन्ड। तो कौन सी प्रोसेस होगी? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी। ठीक है। तो अब आप एक चीज़ अब ध्यान देना, प्रोटीन्स ऐसे बनता जा रहा है। प्रोटीन्स अगर बन गया तो एक इस तरीके से मान लीजिए प्रोटीन बना, ये वाला एंड, इस एंड को जहाँ पे NH फ्री है और लास्ट वाले एंड पे क्या फ्री होगा? COH। इसको हम N टर्मिनल कहेंगे और इसको हम C टर्मिनल कहेंगे। तो N टर्मिनल C टर्मिनल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। तो प्रोटीन क्या है? दिस इज द लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, आप यहाँ से कुछ सवाल भी लगा सकते हैं। सवाल आप ऐसे लगा सकते हैं, आपको ध्यान देना है। सवाल आप लगा सकते हैं कि आपसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 अमाइनो एसिड इन्होंने दे दिया है 100। एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको 100 दे दिया है। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया है कि आप निकालिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन विद 60 अमाइनो एसिड। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझना है। एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है। इन्होंने बताया कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बताइए जिस प्रोटीन में 60 अमाइनो एसिड हैं। वेरी गुड। अब आप इसको कैसे समझेंगे? 60 अमाइनो एसिड आप सिंपली आप लगा देंगे 60 × 100, 6000 आ गया। गलत है ये। आपको ऐसे लगाना है, 60 अमाइनो एसिड है, ठीक है, हमने लगा दिया 60 अमाइनो एसिड। लेकिन जब 60 अमाइनो एसिड जुड़े तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने? 59 पेप्टाइड बॉन्ड बने। कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने? 59। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ से क्या जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल गए? 59 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो 59 और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है 18। ये होगा इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट। 60 अमाइनो एसिड का आपने मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने? 59। तो 59 वाटर मॉलिक्यूल गया ना वहाँ से, तो इतना हटा देंगे। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर ने शर्त दे दिया कि अगर वो प्रोटीन सर्कुलर है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सर्कुलर प्रोटीन विद 60 अमाइनो एसिड, तब आप क्या करेंगे? 60। तो वहाँ पे सर्कुलर के केस में कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? 60 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तब ये होगा आपका। ठीक है। कुछ ऐसे भी और सवाल होते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। सवाल क्या है कि आपके NCERT फिंगर टिप्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्मूला लिखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ डेकापेप्टाइड विद डेकापेप्टाइड ऑफ अ ग्लाइसिन, डेकापेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन। देखिए
बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखिए आप। ग्लाइसिन का डेका पेप्टाइड है, मतलब 10 ग्लाइसिन है, फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है, 10 ग्लाइसिन। चलिए ग्लाइसिन बताइए। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है तो फॉर्मूला क्या है, CCOOH, एक कार्बोक्सिल अमाइनो एसिड है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 अमाइनो ग्रुप, 1 R एंड 1 H। तो R सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, H। ग्लाइसिन का फॉर्मूला लिखिए, C2H कितना हो गया, 4 5 H5 O2N, यही ना, C2H5O2N, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला है। तो देखिए फिर से क्या हो गया, C2H5N। 10 ग्लाइसिन है, वेरी गुड, 10 इंटू कर दिया, लेकिन 10 ग्लाइसिन का डेका पेप्टाइड बनेगा तो 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, याद रखना है आपको, क्योंकि 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। तो यहाँ से आप क्या कर दिए, 9 वाटर को हटा दिए, 9 वाटर को हटा दिया, क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे। आप इसमें से 9 वाटर हटा दिया तो ये C20H50 O20N10 माइनस 18 वाटर 9 ऑक्सीजन, ठीक है, 18 वाटर निकाल हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन निकाल दिया आपने। सिंपली किस क्या फार्मूला हो जाएगा, C20H32 O11 एंड 10। कहीं गलती भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो ये है प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना है आपको, प्रोटीन से हेट्रोपॉलीमर है, हमने बता दिया। हेट्रोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलके इसे बनाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, तो प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको समझते चलेंगे ध्यान से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, या इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। कैसे होगा, क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड अगर सिंपली इस तरीके से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन का सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प इन सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड की जब सीक्वेंसिंग की जाती है, सीक्वेंसिंग का मतलब कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ है, कितना अमाइनो एसिड है, उसका पोजीशनल, अगर हमको उसके पोजीशन के बारे में पता करना है तो उसको हम लोग सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड अगर लीनियरली एक दूसरे से अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखिएगा आपके बुक में दिया होगा एकदम लीनियर इस तरीके से प्राइमरी, अगर अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखिए ध्यान से, और प्राइमरी स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं और उनका पोजीशन क्या क्या है, इसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या थे, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए प्रोटीन का कोई भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा और भी एडिशनल बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा क्योंकि अमाइनो एसिड है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होंगे, लेकिन उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। कैसे कैसे होगा, देखिए मान लीजिए हमने एक अमाइनो एसिड लिख दिया, देखिए जैसे ये क्या है, एक प्रोटीन है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। हमने थोड़ा आपको ऐसे लिखा, ये पहला अमाइनो एसिड का NH है, ठीक है, ये कार्बन है, इससे CO, फिर NH,
ठीक है। फिर ये क्या है, कार्बन, फिर यहाँ पे CONH। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बन रहा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं। कार्बन, फिर यहाँ पे CONH। देखिए हमने एक बस कुछ नहीं किया है, एक अमाइनो एसिड, एक प्रोटीन बनाई है। ये पहली अमाइनो एसिड है, देखिए ना ध्यान से, ये पहला अमाइनो एसिड है। यहाँ पे आप H लगा सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए, ठीक है। H लगाया आपने, H लगाया, जो भी है, सॉरी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है। ये CONH पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये CONH दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ये CONH तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ये CONH चौथा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, हमने बस इस अमाइनो एसिड के चेन को थोड़ा सा एलेबरेट किया है। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड हो सकता है, इसका ऑक्सीजन गया इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, इसका हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा ये प्रोटीन, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड सेम चेन में ही होगा। मतलब जो एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ढेर सारे अमाइनो एसिड जुड़े हैं, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एक चेन है, एक ही चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम कहते हैं इंट्रा चेन। उसको हमने क्या नाम दिया, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो चलिए हम लोग इसको फिर से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। और अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, दो तरीके का है। एक है अल्फा हेलिकल और दूसरा है बीटा प्लीटेड। देखिए आपके एनसीईआरटी में बहुत डायरेक्ट दिया हुआ है, रटवाना नहीं चाहती इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता दे रही हूँ, आप बस समझ लीजिए। अल्फा हेलिकल में क्या होगा, ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड, जो अभी मैंने बताया, ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, चाहे जितने अमाइनो एसिड की हो। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्रोटीन हेलिकल होती है। प्रोटीन कैसी होती है, हेलिकल होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल में क्या है, अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन हेलिकल है और बहुत हार्ड प्रोटीन होती है अल्फा केराटिन, ठीक है। अल्फा केराटिन कहाँ होगा, हमारे हेयर में होता है, नेल्स में होता है, हॉर्न में होता है, सींग, हुप्स में होता है, ठीक है, ये सब है। तो मतलब कहने का मतलब केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड है, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड है, और एक ही पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो हेलिकल प्रोटीन होती है, उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिकल। इसको हम बना के बता दें, तो चलिए हम इसको बना के बता देते हैं और यहाँ से कुछ सवाल भी आपको बताएंगे। तो ये है एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन। देखिए ऐसे प्रोटीन आप देखेंगे ना, आपके बुक में ऐसे दिया होगा। अल्फा हेलिकल प्रोटीन में मान लीजिए ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। दो हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 5.4 एंगस्ट्राम। कितनी होती है, 5.4 एंगस्ट्राम। और यहाँ पे दो हेलिक्स के बीच में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड। तो अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको अगर प्रोटीन की, एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन की लेंथ दे दी जाए और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकालना, या तो फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दे दिया गया हो और लेंथ निकालना हो। तो जैसे क्या दिया है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, सवाल कैसे आ सकते हैं मैं ये बता दे रही हूँ। लेंथ ऑफ अल्फा हेलिकल प्रोटीन calculate the number of amino acid of alpha helical protein with length of 2700 एंगस्ट्राम।
अगर एक प्रोटीन अल्फा हेलिकल प्रोटीन के जो लेंथ दी हुई है वो 2700 है, 2700 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकालना है। तो सिंपल है, क्योंकि आपको 2 हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस पता है और उनमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो आप ऐसे सवाल लगा सकते हो। सवाल कैसे लगाओगे आप कि इफ 5.4 एंगस्ट्रॉम में कितने अमाइनो एसिड हैं, 3.6, तो 2700 एंगस्ट्रॉम की लेंथ वाली प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होंगे, आप ऐसे निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 3.6 इंटू 2700 बाई 5.4, आप ऐसे निकाल लोगे। तो ये है अल्फा हेलिकल प्रोटीन। अब आप देखिए, आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए क्या करते हैं, सेकंड है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ये सब सेकेंडरी प्रोटीन ही है। तो सेकेंडरी प्रोटीन में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला तो अल्फा हेलिकल था, ठीक है, और दूसरा क्या है, बीटा प्लीटेड। अब आपको डिफरेंस मैं बता रही हूँ। बीटा प्लीटेड में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड होंगे, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड होंगे। समझिएगा डिफरेंस को। वहाँ पे केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी और उसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग था पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ। यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होंगे और इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे देखिए, ये भी 2 तरीके का होगा, एक होगा पैरेलल और एक होगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक हमारा अमाइनो एसिड ऐसे है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पॉलीपेप्टाइड, तीसरा पॉलीपेप्टाइड। इसका NH का हाइड्रोजन इसके CO के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। बात समझिए कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक कहीं इसका NH होगा, इसका CO होगा, दोनों के बीच में हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरचेन। ये पैरेलल है, मतलब इस तरीके से। एंटी पैरेलल का मतलब ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल, सी टर्मिनल एन टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ये इस तरीके से एंटी पैरेलल। तो ये रहा बीटा प्लीटेड शीट और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल हैं बीटा केराटिन। बीटा केराटिन, एक और चीज़ समझिएगा, अल्फा हेलिकल प्रोटीन हार्ड होती है, लेकिन बीटा प्लीटेड प्रोटीन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। बीटा केराटिन कहाँ पाया जाता है, फीदर में। दूसरा एग्जाम्पल है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन क्या है, सिल्क प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन। तो ये सॉफ्ट प्रोटीन है। तो डिफरेंस समझिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अल्फा हेलिकल में इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा प्लीटेड में इंटरचेन। यहाँ पे केवल एक पॉलीपेप्टाइड और यहाँ पे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझेंगे हम लोग। तो अब आप यहाँ पे देखिए, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत ही 3D स्ट्रक्चर है ये, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फोल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। कैसे होंगी, मान लीजिए सपोज करिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, फिर यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, कुछ दूर पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कुछ, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपस में क्या करेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे। जब ये फोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पे फोल्डिंग के बाद कुछ और बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पे, अनदर बॉन्ड्स। अनदर बॉन्ड्स क्या होंगे, तो पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड था ही, चलिए हम पूरे के पूरे बॉन्ड देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो हर टाइप के स्ट्रक्चर में होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी था। इसके अलावा यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और क्या हो सकता है, आयनिक बॉन्ड।
मतलब ढेर सारे बॉन्ड हो सकते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड्स, और ये 3D स्ट्रक्चर, एंड दिस रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। एक बॉन्ड मैं आपको बता रही हूँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे देखिए, आप समझिएगा इस चीज को, टर्सरी स्ट्रक्चर में अब आपने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन कौन से हैं। टर्सरी में कौन एडिशनल बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड एक एडिशनल बॉन्ड है। तो याद रखना, कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखना, आपको यहाँ पे याद रखना है डाइसल्फाइड बॉन्ड एडिशनल बॉन्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर में। इसके अलावा और क्या है? आयनिक बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ढेर सारे ऐसे बॉन्ड हैं। आपको मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड, ध्यान से देखिएगा, अमाइनो एसिड क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, 1 अमाइनो ग्रुप, 1 R ग्रुप एंड 1 H। अब देखिए, आपके बुक में ही प्रोटीन में ये स्ट्रक्चर दिया है जो मैं बताने जा रही हूँ। एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बताया था मैंने, सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बताया था, सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है? इफ R इज रिप्लेस्ड बाई CH2SH, इफ R इज रिप्लेस्ड बाई CH2SH, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में एक प्रोटीन बनाई गई है और प्रोटीन में सिस्टीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सिस्टीन में R इज रिप्लेस्ड बाई CH2SH। तो चलिए, एक सिस्टीन मैंने बना दिया है, यहाँ पे एक और सिस्टीन बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे एक और सिस्टीन बनाया मैंने, दिस इज द SHCH2। एक और सिस्टीन बना लिया। हुआ क्या, जब दो सिस्टीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो पहला तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड है, ये वाटर बाहर निकल गया। इसके अलावा और क्या होने जा रहा है? 2 हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बाहर निकला मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन निकल गया तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन निकल गया, देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। जब 2 सिस्टीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे 2 बॉन्ड बनता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जो स्ट्रक्चर बनता है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सिस्टाइन। तो मैं देखती हूँ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिस्टीन और सिस्टाइन में। तो सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, सिस्टाइन एक डाइपेप्टाइड है, 2 सिस्टीन का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टाइन। तो चलिए, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। हाँ, टर्सरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, दिस इज द हीमोग्लोबिन ऑफ मसल, जो मसल प्रोटीन है वो है। नाउ लास्ट वन इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता क्या है? 2 or more tertiary proteins combined with each other, दो या दो से ज़्यादा टर्सरी प्रोटीन आपस में, जैसे एक टर्सरी प्रोटीन ये है, दूसरी टर्सरी प्रोटीन ये है, दोनों कंबाइंड होकर एक डाइमर बना दिया। एक टर्सरी प्रोटीन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तीनों कंबाइंड करके क्या बनाएंगे? ट्राइमर बना देंगे। लेकिन बॉन्ड सारे के सारे वही होंगे। तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। 2 या 2 से ज़्यादा जो टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, टर्सरी प्रोटीन आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। बॉन्ड सारे के सारे, ऑल बॉन्ड्स किसके रहेंगे? ऑल बॉन्ड्स सेम एज टर्सरी स्ट्रक्चर, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर के जैसा ही सारे का सारे बॉन्ड होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर या क्वाटर्नरी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं 2। एनसीईआरटी की कुछ डिफिनीशन उसमें क्यूब वगैरह करके दिया हुआ है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं क्वाटर्नरी प्रोटीन के, पहला है इंसुलिन और दूसरा है हीमोग्लोबिन। क्वाटर्नरी प्रोटीन के एग्जाम इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, एक ए पेप्टाइड और एक बी पेप्टाइड।
ए पेप्टाइड में 30 अमाइनो एसिड होता है, बी पेप्टाइड में 21 अमाइनो एसिड। तो इंसुलिन एक 51 अमाइनो एसिड की प्रोटीन होती है। इस तरीके से हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, थोड़ा सा, हाँ 21 अमाइनो एसिड और यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड। अल्फा में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो ये क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी प्रोटीन की बात है कि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एक से ज़्यादा होंगे। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के चेन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, लीनियर चेन। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो केवल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्फा हेलिकल में इंट्रा चेन, बीटा प्लेटेड में इंटर चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, पेप्टाइड बॉन्डिंग भी है, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में सारे के सारे बॉन्ड उसी के होंगे, टर्सरी वाले होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड लिपिड। अगले लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट और मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।